जिसका हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपनी मैच्योरिटी जो है वो इस संदेश में भी, इस संदेश के जरिए भी काफी कुछ कहा जा रहा है। सिर्फ ये एक संदेश नहीं है जो राजद के उम्मीदवारों को दिया गया है, इसके जरिए काफी कुछ समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की जीत जो है वो तय दिखाई दे रही है। यानी कि जो जिस तरीके से जो 15 साल का इंतजार राजद के उम्मीदवारों का, कहीं ना कहीं अब उनका सीएम जो है वो बनने वाला है, तो इस वजह से कोई अनहोनी ना हो, किसी भी तरीके की कोई अभद्रता ना हो, जिस तरीके के आरोप लगते रहे हैं इस पार्टी पर वो फिर से ना लगे, इसलिए कहीं ना कहीं ये अहम संदेश माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एक वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ जिस प्रकार से बातें की जाती है, वहाँ तो एक कल्चर भी है, और मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कल्चर है। आप को जो चीज आपके अगेंस्ट जा सकता है उसको बढ़ा भी दिया जाता है, आपके बिहाफ पे अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स जो हैं वो वैसा कर सकता है और आपको बदनाम किया जा सकता है। वहाँ नैरेटिव भी बिल्ड हो जाती है। अगर नैरेटिव बिल्ड करने के जो टूल्स हैं जी उस टूल्स पे अगर आपका अधिकार है या वो टूल्स आपके इशारे पे काम करता है, अगर वो आपके द्वारा रिमोटली कंट्रोल्ड है, जी तो उस टूल्स के सहारे आप गलत नैरेटिव भी बिल्ड कर सकते हैं। आप हम सब पर जी जो बिल्कुल राजीव जी, मैनेज बिल्कुल किया जाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक, मैं इस बात को इंडोर्स करता हूं, मैंने भी कहा, मैं आपकी बात को भी इंडोर्स करता हूं कि ये एक पॉलिटिकल और मैच्योरिटी का साइन है। और लॉन्ग टर्म में चूंकि आपको पॉलिटिक्स में रहना है तो आपको ऐसा ही इमेज बनाना पड़ेगा ताकि आप सबके लिए स्वीकार्य हो और सब लोग आपके साथ खड़े हों। बिल्कुल राजीव रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से बिहार में चुनाव परिणाम का इंतजार किया जा रहा है, उसी के मद्देनजर ये अपील राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से की गई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आज ही के दिन यानी कि 8 नवंबर को देश में नोटबंदी की गई थी, जिसे पूरे 4 साल हो गए हैं। विपक्ष लगातार नोटबंदी को सरकार का गलत फैसला ठहराता रहा है और एक बार फिर से कांग्रेस ने देश भर में आज मोदी सरकार के इस फैसले पर कई सवाल उठाए हैं। वहीं सरकार नोटबंदी को एक बड़ा सकारात्मक कदम मानती रही है। हालांकि जिस उम्मीद के साथ सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, उतने बेहतर परिणाम सरकार हासिल नहीं कर पाई है। इसलिए सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। आज कांग्रेस विश्वासघात दिवस मना रही है और सरकार से काले धन के वापस आने पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर यह लिखा है कि नोटबंदी पीएम की सोची समझी चाल थी ताकि आम जनता के पैसे से मोदी मित्र पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ किया जा सके। गलतफहमी में मत रहिए, गलती हुई नहीं, जानबूझकर की गई थी। इस राष्ट्रीय त्रासदी के 4 साल पर आप भी अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, ऐसी राहुल गांधी ने अपील की है। और वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नोटबंदी के 4 साल बाद क्या काला धन वापस आ गया, क्या महंगाई पर लगाम लग गई, क्या आतंकी घटनाओं में कमी आ गई? अगर नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने खुद को क्या सजा दी? 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण शुरू किया। आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी, किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों को जबरदस्त चोट मारी। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को 2% नुकसान होने वाला है और वो ही हमें दिखने को मिला। प्रधानमंत्री जी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, मगर काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये झूठ था। आक्रमण आप पे हो रहा था। आपके पैसे को आपसे छीनकर नरेंद्र मोदी अपने चुने हुए 2-3 उद्योगपति मित्रों को देना चाहते थे। आप लाइन में खड़े हुए, उस लाइन में नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्र नहीं थे। आपने अपना पैसा बैंक में डाला और बैंक से नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा अपने मित्रों को दे दिया, उनका कर्जा माफ किया। 3,50,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया। इस निर्णय के साथ देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि देश के अंदर आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, महंगाई पे लगाम लगेगी। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, क्या देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई? क्या देश के अंदर महंगाई पे लगाम लग गई? क्या नोटबंदी के बाद लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आ गए? और तो और साथियों बताना चाहता हूं कि इस नोटबंदी के बाद लंबी लंबी लाइनों में गरीब लोगों की लगभग 100 से ज्यादा मौत। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से विश्वासघात दिवस आज कांग्रेस ने मनाया और क्या कुछ जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया, केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया?
देखिए बिल्कुल सर, जिस तरीके से एनएसयूआई के जो छात्रों ने और या कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो थे कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं आज 4 साल पूरे होने के बावजूद कहीं ना कहीं उनके जो 4 साल हुए थे, यानी कि जो आज के दिन पे ही नोटबंदी की गई थी बीजेपी की तरफ से, और कहीं ना कहीं जो नोटबंदी से जो असर देखने को मिला था वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा था, क्योंकि उस टाइम पे भी लोग बाग परेशान हुए थे, 2-2 हजार रुपए एटीएमओ से निकालने के लिए परेशान हुए थे, और कहीं ना कहीं उसी को लेकर आज 4 साल पूरे होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अभी भी गुस्सा है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ आक्रोश है, और उसी आक्रोश को लेकर ही कह सकते हैं एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं उतरे थे प्रदर्शन के लिए, और उनको कहीं ना कहीं जो उनका गुस्सा था वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की, दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया और कहीं ना कहीं जो उनका गुस्सा था उनको दबाने के साथ साथ एक मैसेज जरूर दिया कि केंद्र सरकार अपनी बातों से झुकने वाली नहीं है। जी जी, तो जिस तरीके से ये विरोध जताया गया, तो क्या कुछ सवाल अहम रहे कांग्रेस की तरफ से और किस तरीके से जवाब मांगने की कोशिश की गई? देखिए बिल्कुल ज्यादा, जिस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे या उन्होंने अपने केंद्र सरकार से जवाब मांगने की कोशिश करी कि 4 साल बीतने के बावजूद भी नोटबंदी से कितना फायदा हुआ, क्योंकि जो फायदा केंद्र सरकार की तरफ से गिनाया गया था कि जो काला धन निकलेगा, काला धन जो लोगों ने छुपा रखा है वो वापिस आएगा, स्विफ्ट बैंकों के अंदर जो काला धन जो छुपा हुआ है वो भारत के अंदर आएगा, और कहीं ना कहीं एक स्लोगन भी दिया गया था 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में दिए जाएंगे, और जो काला धन आएगा उससे भी कहीं ना कहीं जनता को उस पैसे से फायदा होगा, मगर ये वो पैसे भी अभी तक नहीं निकला। ये तो सिर्फ एक खाना पूर्ति थी, कहीं ना कहीं ये जरूर है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता अभी भी जवाब मांग रहे हैं कि केंद्र सरकार जवाब दे कि वो काला धन अभी कहां है और कब तक आएगा भारत के अंदर। अगर भारत के अंदर लेकिन राजीव, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से जो फायदे नोटबंदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाए थे जब यह फैसला लिया गया, उस वक्त पर जो बातें कही गई थी, ना ही तो आतंकवाद में कोई कमी आई है और ना ही काले धन में कोई वापस हुआ। क्या कुछ वापस हुआ अभी तक कोई इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं, और ना ही इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि क्या कुछ अर्थव्यवस्था में जो साफ सुथरी जो अर्थव्यवस्था की बात की जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें क्या कुछ फायदा हुआ। तो जो तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई थी उनमें से कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं आया अभी तक भी, 4 साल के बाद भी। देखिए बिल्कुल सही कहा, एक चीज स्पष्ट है केंद्र सरकार की तरफ से, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा था कि अगर काला धन वापस आता है तो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, मगर आज की डेट में यानी 4 साल बीतने के बाद भी अर्थव्यवस्था नहीं की वहीं की डच की मच बनी हुई है, और कहीं ना कहीं जो काले धन की बात थी वो कहीं ना कहीं जिनका पास ब्लैक का पैसा था वो अपने आप ही बैंकों के द्वारा कहीं ना कहीं उन्होंने चोरी छुपे व्हाइट कर लिया गया, और कहीं ना कहीं जो 2 नंबर का पैसा था यानी कि जो ब्लैक यानी काला धन कहा जा रहा था जिसको, वो काला धन कैसे कन्वर्ट हो गया ये भी किसी को भी समझ में नहीं आया। और अब बात करें 4 साल बीतने के बाद भी अभी भी भारत की जो वही अर्थव्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात थी या फिर कहें जो भारत की कहीं ना कहीं बिल्कुल राजीव, तमाम वो बातें आधी अधूरी ही रह गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से नोटबंदी पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार को घेरा गया है, तो आज एक बार फिर से इसी मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। हालांकि माचिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को, आतंकियों ने जो घुसपैठ की कोशिश की है उसको नाकाम कर दिया है, लेकिन इस दौरान दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी में एक आर्मी ऑफिसर और 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। वहीं सेना ने 2 आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि वरिष्ठ खुफिया सुरक्षा बल के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जम्मू कश्मीर में भारी सर्दियों में बर्फबारी होने के कारण घाटी पार करने की संभावना कम होने के पहले आतंकियों के घुसपैठ करने की कोशिशें जो हैं वो बढ़ गई हैं, और वहीं सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से घाटी में लगातार आतंकियों का सफाया भी किया जा रहा है, इसलिए आतंकी बौखलाए हुए हैं। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश की गई आतंकियों की तरफ से उसको नाकाम कर दिया गया, लेकिन ना कहीं एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हतिंदर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। 3 जवान जो हैं शहीद हुए हैं और एक सेना का अधिकारी जो है वो शहीद हो गए इस ऑपरेशन के दौरान। आज रात को करीब आधी रात के बाद 1 बजे सीमा पर तैनात जो जवान थे उन्होंने कुछ हलचल देखी, तो उसके बाद जब देखा गया कि करीब 1.5 किलोमीटर अंदर तक आतंकी जो है एलओसी से 1.5 किलोमीटर तक अंदर आ गए। उसके बाद उनको ललकारा गया और फायरिंग की गई, जिसमें एक आतंकी उसी समय मारा गया और उसके पास से AK-47 और 2 बैग जो है वो बरामद किए गए। और उसके बाद बड़े पैमाने पर और भी जब सेना के ट्रूप्स जो हैं और भी पहुंचे और उसके बाद ऑपरेशन जो है उसको शुरू किया गया, तो उस दौरान आतंकियों की तरफ से
जो हैवली आर्म्ड से लैस थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जिसमें सेना का एक अधिकारी और 3 जवान और शहीद हुए। उसके बाद फायरिंग जब शुरू की गई तो 2 आतंकी और मारे गए। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करवाने की मंशा से एलओसी को टारगेट कर रहा है, खास करके इन दिनों जब बर्फबारी का दौर शुरू होगा उससे पहले बड़ी खेप आतंकियों की इस पार भेजने के लिए पाकिस्तान नए नए हथकंडे जो है वो बना रहा है। लेकिन भारतीय सीमा पर तैनात जो जवान है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राजस्थान में आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है, जिसे लेकर के गुर्जर समुदाय का आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है। रेल की पटरियों पर डटे गुर्जर नेताओं ने सरकार को यह चेतावनी दी है कि अगर शाम तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो सोमवार से पूरे राजस्थान में हर जगह चक्का जाम कर दिया जाएगा। रेल से लेकर सड़क तक सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। पूरे राजस्थान में चक्का जाम करने के लिए गुर्जर नेताओं ने मंथन किया है। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने यह कहा है कि सरकार हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है। हमारी 6 मांगे हैं, अगर सरकार उन्हें मान लेती है तो हम आंदोलन नहीं करना चाहते। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार की दोहरी नीति से करीब 35,000 गुर्जरों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। गुर्जर आंदोलन की वजह से रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए हैं और वहीं कुछ गाड़ियों को रद्द भी किया गया है। राजस्थान रोडवेज की बसें बंद होने की वजह से भी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं भी बंद होने से जनजीवन प्रभावित है। संदीप अग्रवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ चेतावनी सरकार को दी गई है गुर्जर समुदाय की तरफ से? बिल्कुल इंदर, देखिए पिछले 7 दिनों से, मतलब 8 दिनों से लगातार गुर्जर आंदोलन चला हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है वो बिल्कुल पूरी तरह जाम है, रुका हुआ है। वहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं, रेलवे बंद कर दी गई, ट्रांसपोर्टेशन की जो भी व्यवस्था थी वो सारी बंद कर दी गई है। ऐसे में कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला जो है उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि कल यानी कि सोमवार से वो पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि आज रविवार यानी आज देर शाम तक भी अगर सरकार वार्ता नहीं करती है, कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं भेजती है जो गुर्जर समाज के हित में हो, उसके बाद में पूरे प्रदेश भर में चक्का जाम कर दिया जाएगा, चाहे वो रोड हो, चाहे वो अन्य कोई साधन हो या अन्य कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो। और जिसकी समझ जिम्मेदारी वो राजस्थान गवर्नमेंट की होगी, उन्होंने साफ कर दिया कर्नल किरोड़ी बैंसला ने।
जितेंद्र। क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर दी गई है? क्या गुर्जर समुदाय से बातचीत के लिए कोई न्योता वगैरह दिया गया इनको? देखिए, लगातार पिछले दिनों से सुर्खियों में आए कर्नल गिरिराज बैंसला जो हैं, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री शिवराज द्वारा कई बार अल्टीमेटम देने के बाद भी बुलावा दिया गया है वार्ता के लिए। उनको बुलाया गया था सीएमआर, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उनका साफ साफ कहना था कि हमारे पास मौके पे जब आंदोलन जो केंद्र है, केंद्र बिंदु, वहां पे मौके पे सरकार के नुमाइंदे कुछ संतुष्ट प्रभाव पे प्रस्ताव लेकर आए, उसके बाद ही हम आगे की वार्ता करेंगे। ऐसे में जो गुजर क्षेत्र समुदाय से सम्मिलित कर रहे हैं, जो खेल मंत्री हैं चांदना, अशोक चांदना, उनको वापस भेजा ज्यादा संभावित है। शायद वो आज देर रात शाम तक गुजर आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा कर सकते हैं और जो गुजर आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ वार्ता के लिए जा भी सकते हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से एक बड़ी चेतावनी सरकार को दी गई है कि कल यानी कि सोमवार से पूरा प्रदेश जो है वो बंद कर दिया जाएगा, चक्का जाम हर जगह कर दिया जाएगा, तो क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है? देखिए जितेंद्र, मैं बता दूं, पहले भी पिछले 8 दिन से लगातार ये आंदोलन चला हुआ है और लगातार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रात चौबंद सुरक्षा कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह कि इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ठप होने के कारण आमजन को तो परेशानी हो ही रही है। वहीं पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबको हिम्मत और एहतियात बरतने की अपील की है। उनके द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आरएसी की टुकड़ियां बुला दी गई है, बीएसएफ की टुकड़ियों को बुला दिया गया है। यानी कि यूं कहेंगे पूरा मजमा जो है या प्रशासन का जो मजमा है वहां पे मौके पे तैनात कर दिया गया है। गुजर बाहुल्य जो क्षेत्र है, सेंसिटिव मामले जो सेंसिटिव क्षेत्र है, वहां पे चाक चौबंद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आमजन से अपील की गई है कि वो बिना फालतू में घर से बाहर नहीं निकले और गुजर समुदाय से भी अपील की गई है कि वो शांति के साथ अपना आंदोलन करें, रास्ता नहीं रोके। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी गुजर समुदाय आज शाम को किस हिसाब से बैठता है या कल कब तक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा चक्का जाम। जी बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं अभी तक ये जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं ये उग्र आंदोलन होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ऐसी कोई संभावना अभी तक सामने आई? देखिए, इस बीच माना जा रहा है कि बैंसला के उग्र रूप को देखते सरकार वार्ता के लिए तैयार हो गई है। गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के संयुक्त बैंसला से बातचीत करने के लिए खेल मंत्री अशोक चांदना को सरकार द्वारा दे सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उग्र होना लाजमी है, क्योंकि पिछले 8 दिनों से लगातार गुजर आंदोलन करत हैं और आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में लगातार सीएमआर से भी उनको बुलाव भेजा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसके जो भी मंत्री हैं और जो भी संबंधित कमेटी में मंत्री हैं या फिर ये कहें कि अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी कई बार वार्ता की गई, लेकिन वो असफल साबित हुई। और मुख्य जो कर्नल गिरिराज बैंसला है, अगर साफ साफ एक ही कहना है कि हमारी जो मुख्य 6 मांगे हैं उनके साथ संतुष्टि पूर्वक अगर प्रस्ताव भेजा जाता है सरकार द्वारा, तो ही हम आंदोलन को खत्म करेंगे, अन्यथा ये उग्र रूप ले सकता है। तो ऐसा में कहा गया कभी कतई गलत नहीं होगा कि अब आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। कल यानी सोमवार को देखने वाली बात होगी कि वो कितना उग्र लेता है और उसके बाद सरकार पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से राजस्थान में गुर्जर आंदोलन जो है वो लगातार जारी है और लगातार अपनी मांगों पर गुर्जर समुदाय के लोग डटे हुए हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंजाब सरकार की अपील के बाद किसानों ने अपने धरने रेलवे लाइनों से उठा लिए हैं और सरकार से मालगाड़ी चलाने की अपील भी की गई है, लेकिन किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार पर हठधर्मिता अपनाने का आरोप लगाया है और साथ ही यह भी कहा है कि मालगाड़ी ना चलने से कारोबारी परेशान है। बिजली का संकट भी पंजाब पर छाया हुआ है। ऐसे में सिर्फ मालगाड़ियां ही चलाने की इजाजत दी गई है। पैसेंजर ट्रेन अगर चलाई गई तो विरोध किया जाएगा। भीष्म गोयल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। तो भीष्म, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से किसानों ने अपने धरने को उठाया है और क्या वही नजदीक में ही किसान धरने पर बैठे हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये अपील की जा रही है पंजाब सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी, कि रेल जो लाइनें हैं उनको खाली कर दिया जाए, पैसेंजर ट्रेन भी चलाने दी जाए और मालगाड़ियां भी, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। वो कह रहे हैं कि मालगाड़ियां ही चलाने देंगे, पैसेंजर ट्रेनें नहीं। ये बताना चाहूंगा कि जब से पंजाब सरकार द्वारा अपीलें की गई थी तो किसान जथेबंदियों ने जो 22 अक्टूबर से अपने धरने हैं वो रेल लाइनों से समाप्त करके रेलवे स्टेशन के बाहर लगा लिए थे जी। और केंद्र सरकार की तरफ से भी गाड़ियां चलाने के लिए जो कोशिशें की जा रही थी, मगर देर रात जो कल केंद्र सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया कि 12 नवंबर तक वो कोई भी गाड़ी जो पंजाब में नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनकी शर्त है कि मालगाड़ियों के साथ साथ पैसेंजर गाड़ियां भी जो है वो चलनी चाहिए। वहीं किसान जथेबंदियों का कहना है कि वो सिर्फ मालगाड़ियों को ही पंजाब में आने देंगे, पैसेंजर गाड़ी को नहीं आने देंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये जो हट है किसानों की, कहीं ना कहीं इसकी वजह से पंजाब के लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। और हालांकि पंजाब में ज़्यादातर लोग किसान हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो किसानों की मांगे हैं उनको भी सुनना ज़रूरी है, जो केंद्र सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन इससे पंजाब को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है।
जी बिल्कुल, क्योंकि जब मालगाड़ियां भी नहीं आ रही, क्योंकि कोयला नहीं आ रहा, तो जो थर्मल प्लांट है पंजाब में वो सभी लगभग बंद हो चुके हैं। और जो पंजाब में बिजली संकट भी जो पैदा हो चुका है। बेशक बिजली जो है अभी आ रही है, लेकिन जो बिजली के कट हैं वो भी लग रहे हैं। और साथ ही जो अभी गेहूं की बिजाई होनी है, तो उसके लिए भी खाद की आवश्यकता है। और किसानों का कहना है कि हमने तो खाद और कोयले के लिए ही सिर्फ मालगाड़ियों को छोड़ दी है, लेकिन और कोई भी गाड़ी को छोड़ नहीं देंगे, चाहे वो। बिल्कुल बिल्कुल भीष्म, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूपी में अपराधियों में कोई खौफ नहीं है, ये बात हर दिन साबित हो जाती है, क्योंकि अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला आगरा से सामने आया है, जहां पर एक महिला विधायक को धमकी भरा पत्र भेजा गया है। आगरा की महिला जनप्रतिनिधि और पूर्व मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र में अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया है। और खास बात यह है कि राजनीतिक दल बसपा के लेटर पर यह धमकी दी गई। बसपा के लेटर पर योगेश कुमार विमल का नाम लिखा है, जिसके बारे में नीचे लिखा गया है, मनुवाद का विरोधी विधायक रानी पक्षालिका सिंह ने जिले के पुलिस अधिकारियों समेत सीएम को भी इस बात की जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि आगरा की बाहा विधानसभा सीट से रानी पक्षालिका सिंह विधायक हैं और पति राजा महेंद्र अरिदमन सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। दोनों को ही जान से मारने की धमकी दी गई है। तो ये वो पत्र है जिसमें मनुवाद का विरोधी लिखा गया है। और ये जो धमकी दी गई है, 2 जनप्रतिनिधियों को धमकी दी गई है। एक महिला विधायक है और उनके पति जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, उन दोनों को ही जान से मारने की धमकी दी गई है। और खास बात यह है क्योंकि इसमें जो पत्र है वो एक राजनीतिक पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के लेटर पैड पर लिखा गया है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में जहरीली शराब का काला कारोबार फलता फूलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते पहले सोनीपत और पानीपत में कई मौतें हो चुकी हैं। वहीं अब कुछ ऐसे ही मामले फरीदाबाद से भी सामने आ रहे हैं। जहरीली शराब के कारण मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 40 को भी पार कर चुका है हरियाणा में। अगर बात फरीदाबाद की जाए तो यहाँ पर भी 4 लोगों की जान जहरीली शराब की वजह से जा चुकी है। गांव छायसा में ताजा मामला सामने आया है, जहां पर शराब पीने की वजह से एक और युवक की मौत हो गई है। इससे 2 या 3 दिन पहले की ही बात है कि एक और व्यक्ति की वहां पर मौत हुई थी। और वहीं 2 जिंदगी अभी भी मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग भी अभी तक सोया हुआ है। पूजा शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। पूजा, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से जहरीला कारोबार जो है वो फल फूल रहा है अवैध शराब का? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा के सोनीपत के बाद अब फरीदाबाद में भी जहरीली शराब पीने से जिस तरह से लगातार मौत हो रही है युवकों की, और पुलिस प्रशासन और एक्साइज विभाग इस मामले में चुप्पी साधे हुए है, बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जिस तरह से देखिए एक के बाद एक, पहले सोनीपत में लोगों की मौत हुई जहरीली शराब पीने से, और अब फरीदाबाद के युवा इसका शिकार बन रहे हैं, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र है। यानी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक रैकेट जो है इस मामले में काम कर रहा है, और जो लोग हैं वो अभी भी सक्रिय हैं, जो लगातार जहरीली शराब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये मामला जब तूल पकड़ा तो एक्साइज विभाग ने सैंपलिंग करनी शुरू कर दी है, शराब के ठेकों पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी मौत होने के बाद एक्साइज विभाग क्यों जो है एक्शन में आया, जबकि फरीदाबाद में नकली शराब का, जहरीली शराब का गोरख धंधा जो है काफी लंबे समय से और व्यापक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है। तो पुलिस प्रशासन और एक्साइज विभाग दोनों की कार्यशैली पर ये जो मौत हुई है फरीदाबाद में, इस पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। पूजा, क्या पुलिस अधिकारियों से या फिर एक्साइज विभाग की टीम से कोई इस बारे में बातचीत की गई कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है ताकि ऐसे कारोबारियों पर नकेल कसी जा सके, ताकि लोगों की जो जिंदगी है उनको बचाया जा सके? देखिए एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में एक्शन मोड में आ गए हैं। उनका कहना है कि जितने भी शराब के ठेके हैं वहां पर छापेमारी कर वहां से सैंपलिंग की जाएगी। साथ ही साथ एक जो है खुफिया तंत्र वहां पर लगा हुआ है ये जानने के लिए कि कहां कहां पर जो नकली शराब है, जहां कच्ची शराब है, उसका कारोबार हो रहा है, ताकि ये जो लोग हैं इन पर शिकंजा कसा जा सके। और विशेष रूप से जो एक्साइज विभाग है वो इस बात को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कौन सी वह शराब है जिसका सेवन ज्यादा किया जा रहा है, और किस शराब को पीने से इन लोगों की मौत हो रही है। तो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस और एक्साइज विभाग अब संयुक्त रूप से इस मामले में काम कर रहे हैं, ताकि आगे फरीदाबाद में कम से कम मौत का जो सिलसिला है जहरीली शराब पीने का वो रुक सके। जी बिल्कुल पूजा, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूपी के बदाऊं में अस्पताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का मामला सामने आया था, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक्सरे टेक्नीशियन की पिटाई की थी और जिला अध्यक्ष पर भी धमकी देने का आरोप लग रहा है। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले ने सियासी रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मामले का खुलकर विरोध किया है और इस मामले में योगी सरकार को घेरा है और कई गंभीर सवाल भी योगी सरकार पर खड़े किए गए हैं। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मामले में योगी सरकार के खिलाफ उन्होंने अब मोर्चा जो है वो खोल दिया है। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से पहले ही बताया गया कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने टेक्नीशियन को धमकाया है फोन पर, उसका ऑडियो वायरल हुआ, बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, उसकी पिटाई की गई, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो कि हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, और उसके बाद अब इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार मोर्चा जो है वो खोल दिया है और आरोप लगाए जा रहे हैं योगी सरकार पर। मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन की पिटाई का मामला सामने आया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मारपीट करी है। इस मामले में तहरीर भी दी गई है लैब टेक्नीशियन की ओर से और एक कार्यकर्ता को वहां के स्टाफ ने पकड़ा भी था। हालांकि अभी दोनों तरफ से FIR नहीं दर्ज कराई गई है। वहीं इस मामले में जिला अध्यक्ष का कहना है कि जो वहां पर लैब टेक्नीशियन है और एक डॉक्टर आरिफ है, वो लगातार जो वहां पर इलाज कराने जाते हैं उनसे बदतमीजी करते हैं, अभद्रता करते हैं और इसको लेकर के वैश्य समाज ने एक पत्र डीएम को भी लिखा था।
तमाम ऐसी बातें हैं। जिला अध्यक्ष डॉक्टर आरोप लगा रहे हैं कि जिला अध्यक्ष यहाँ के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, तो वहीं जिला अध्यक्ष का कहना है कि जो ये डॉक्टर हैं और जो लैब टेक्नीशियन है, ये सब समाजवादी मानसिकता के हैं और समाजवादी मानसिकता के तहत काम कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है। और हम ये आवाज ऊपर तक उठाएंगे और कहीं ना कहीं इनको हम यहाँ से हटाएंगे, इनको सस्पेंड कराएंगे। तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बार जो मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, बीजेपी जो अनुशासित पार्टी कही जाती है, जिसके कार्यकर्ता कहा जाता है कि अनुशासित रहते हैं, उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पूरा मामला जांच का है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जी हितेंद्र, इस तरीके से आरोप अगर जिस तरीके से लगाए गए हैं तो उसके आधार पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए था, जांच होनी चाहिए थी। लेकिन इस तरीके से अगर गुंडागर्दी की जाएगी तो सवाल जाहिर सी बात है कि सवाल योगी सरकार पर ही उठेंगे, बीजेपी पर ही उठेंगे, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। देखिए, बदायूं एक ऐसा क्षेत्र है जो पहले कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ होता था और बीजेपी का है। अब कहीं ना कहीं तमाम सवाल उठते हैं। बीजेपी अपनी पैठ बना रही है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, कभी सिर्फ बीजेपी का रहा है। राजनीतिक परिचक्र से अगर इसको हम देखते हैं तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो पार्टी सत्ता में रहती है वो वहाँ हावी होने का पूरा प्रयास करती है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो स्टाफ के साथ खड़े हैं और बीजेपी की गुंडागर्दी इसको बता रहे हैं। वही बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है, जिनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें एक डॉक्टर से पहले वो एक मरीज का हालचाल पूछते हैं और जब डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर कोई मरीज उससे अभद्रता करेगा तो FIR करेंगे, तो सीधे तौर पर जिला अध्यक्ष धमकी देते हैं कि वो उन्हें उठवा लेंगे। अब इसके बाद मामला तूल पकड़ रहा है और कहीं ना कहीं पूरे मामले पर वहां पर राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी स्टाफ के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी मानसिकता के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और अब इन्हें यहाँ पर काम नहीं करना है। हम इसके बारे में मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे, हमने DM को भी पत्र दिया। उनको अपने हाथ में लेने की कोशिश की, डॉक्टर के साथ मारपीट करने की कोशिश की, या फिर जो टेक्नीशियन के साथ मारपीट की गई है, क्या उन पर कोई कार्रवाई की गई अभी तक? देखिए, इस संबंध में जिला अध्यक्ष जो है बीजेपी के, उनका कहना है कि एक बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता है, वो वहां पर एडमिट थे और उनके जो जानने वाले हैं अन्य बीजेपी कार्यकर्ता, वो वहां पर गए थे। किसी मामले को लेकर के कहा सुनी हुई, जिसमें सबसे पहले लैब टेक्नीशियन ने उनके साथ बदतमीजी करी, उनको मारा पीटा, फिर उन्होंने भी मारा पीटा। अपनी तरफ से उन्होंने ये आरोप लगाया है। वही लैब टेक्नीशियन का कहना है कि 10 से 15 लोग अचानक से आते हैं रूम में और बिना किसी बात के उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर एक है, उनके साथ अभद्रता करते हैं। जब वो बीच में हस्तक्षेप करता है तो उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, जिसका CCTV फुटेज भी वायरल हुआ है। और एक कार्यकर्ता को स्टाफ ने हिरासत में भी लिया था, एक कार्यकर्ता को पकड़ा भी था। उसके बाद मामला थाने पर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी सत्ता का प्रभाव दिखाते हुए मामले को रफा दफा करा दे रही है। पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही है। जी तमाम जानकारी देने के लिए पुनीत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड में NCB की छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार फिल्म स्टार्स के बाद अब NCB की टीम ने बॉलीवुड के कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के घर पर भी छापा मारना शुरू कर दिया है। छापेमार कार्रवाई के दौरान बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला के घर से NCB की टीम को कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद भी हुई है। NCB की टीम अब प्रोड्यूसर को समन भेजने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में शनिवार की देर रात कई बॉलीवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के घर पर छापा मारा है और अभी तक की जानकारी के मुताबिक फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला के घर से NCB की टीम को 10 ग्राम गांजा बरामद हुआ और NCB की टीम ने जिस समय नाडियावाला के घर पर छापा मारा उस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे। तो लगातार जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जब ड्रग्स का एंगल निकल करके सामने आया और NCB ने इस मामले को अपने हाथ में लिया, तब से ही लगातार जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, अभिनेता अभिनेत्री हैं, वो इस मामले में फंसते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के घरों पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से ये छापेमारी की गई कल, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम जो है वो सामने आया है और अब NCB की तरफ से समन भेजने की तैयारी भी की जा रही है। फिरोज नाडियावाला एक बड़े प्रोड्यूसर के रूप में जाने जाते हैं और उनके घर से नशीला पदार्थ जो है वो बरामद किया गया है और उसी के आधार पर समन भेजने की तैयारी NCB की तरफ से की जा रही है। तो यानी कि ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार जो ड्रग्स का जो मामला सामने आया सुशांत केस के बाद, उससे कहीं ना कहीं पूरा बॉलीवुड जो है वो उसमें घिरता हुआ दिखाई दे रहा है और जो भी बड़े चेहरे हैं या फिर जो छोटे चेहरे हैं, सभी की जो मुश्किलें हैं, जो भी इस रैकेट में फंसे हुए हैं या ड्रग्स के धंधे में जो शामिल हैं, चाहे वो ड्रग्स लेने वाले हैं या फिर ड्रग पेडलर का जो काम करते हैं, वो सभी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिवाली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में मिलावटखोरों का गोरख धंधा भी तेजी से चल पड़ता है। ऐसे में आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो, इसलिए प्रशासन की तरफ से छापेमार कार्रवाई की जाती है। मिठाई की दुकानों और रेहड़ियों में मिलावट वाला मावा तैयार ना हो पाए, इसलिए यह कार्रवाई की जाती है और इसके चलते SDM विकासनगर सौरभ ओसवाल ने
दुकानों में छापा मारा। उन्होंने ये बताया है कि दिवाली का त्यौहार नजदीक है और इसके चलते एक हफ्ते से लगातार मिठाइयों की दुकानों और डेयरी, पनीर और खाद्य पदार्थों के सैंपल जो हैं वो लिए जा रहे हैं, जिसमें छोटी और बड़ी दुकानों के खाद्य सामग्री का सैंपल जांच के लिए भेजा जा चुका है। फिलहाल आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए कई दुकानदारों में भगदड़ का माहौल दिखाई दिया और अपनी दुकानों को बंद करके वहां से खिसक ली। प्रतीक पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि त्योहार नजदीक है और ऐसे में जो गोरख धंधा है मिलावटखोरी का वो कहीं ना कहीं चल पड़ता है। जी प्रतीक। हेलो जी प्रतीक, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बताइए। प्रतीक, जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, जो मिलावटखोर जो अपने लालच में आकर के कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ ये अभियान चल रहा है। वैसे में कितने ऐसे दुकानों को सील किया गया है जिन पर जहां मिलावटी सामान जो है वो पाया गया? लगातार जिस तरीके से आपको बता दूं, देहरादून विकासनगर क्षेत्र में एसडीएम सौरभ असवाल के नेतृत्व में ये लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। तकरीबन एक हफ्ते से ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। तकरीबन अगर मैं बात करूं 2 से 4 दुकानें लगातार सीज करी जा रही हैं, जिनका सैंपल भी भरा जा रहा है। कल भी ऐसा ही एक बीकानेर की दुकान है, वहां पर सैंपल भरे गए। साथ ही डेयरी है, एक दूध की डेयरी में पनीर बनाया जाता है, वहां पर भी सैंपल भर के उसकी दुकानों को सीज किया गया। तमाम तरह की लगातार कार्रवाइयां एसडीएम की तरफ से की जा रही है और माना जा सकता है आने वाले समय में लगातार कार्रवाइयां और की जाएंगी। जी, लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और टीम को देखकर कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं वो वहां से भागते हुए नजर आते हैं, तो ऐसी दुकानों पर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? क्या उनके खुलने का इंतजार किया जाता है या फिर उनको सील कर दिया जा रहा है? बिल्कुल हितेश, जिस तरीके से आपको बता दूं कि यहाँ पर दिवाली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में चाहे फिर नकली मावा हो या फिर पनीर हो, तमाम तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं उनका कहीं ना कहीं गोरख धंधा दुकानदार और तमाम जो व्यापारी हैं वो करने का काम करते हैं। ऐसे में लगातार उन पर कार्रवाइयां की जा रही है और कहा जा सकता है कुछ जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं, जो खाद्य पूर्ति अधिकारी हैं, वो उनकी टीम भी लगातार सामने पहुंच रही है। साथ ही उनका जो सैंपल है, सैंपल लगातार भरा जा रहा है और ऐसी में कोई अनियमितता पाई जाती है, लगातार उन पर कार्रवाई की जाए। कुछ ऐसी दुकानें जिनको लगातार सीज भी किया जा रहा है। जी, और जिस तरीके से ये जो जानकारी निकल करके सामने आई है कि जो बड़ी छोटी दुकानें हैं मिठाइयों की, वहां से कहीं ना कहीं जो सैंपल लेकर के लैब के लिए भेजे जा रहे हैं, जब उनका परिणाम सामने आता है और अगर मिलावट पाई जाती है तो अभी तक ऐसे कितने मिलावटखोरों पर कार्रवाई की गई? बिल्कुल, जिस तरीके से बता दूं, विकासनगर क्षेत्र का देहरादून का क्षेत्र है, जो वहां पर जो कुछ सूचना भी मिली थी कि यहाँ पर कुछ पनीर जो है सिंथेटिक पनीर भी बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही मावा जो है वो मावा को कहीं ना कहीं वो मावा डुप्लीकेट मावा जो बनाया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक सैंपल भरा गया था, जिसके बाद उनको उनके सामानों को जब्त किया गया। वही कॉमर्शियल सिलेंडर न लगा के एक नॉर्मल सिलेंडर लगाया जा रहा था, तो उसको लेकर भी तब लगातार कार्रवाइयां की गई है। वो डेयरी को सीज भी किया गया है। जी, और ऐसे में जिस तरीके से लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जांच की जा रही है, छापेमार कार्रवाई की जा रही है, तो क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? क्या अधिकतम दुकानों पर जो सामान मिल रहा है वो सही है, फ्रेश है, या फिर ज्यादातर मिलावटी सामान पाया जा रहा है? बिल्कुल जैसा कि आपको बता दूं, एक हफ्ते से इस तरीके की जो कार्रवाई चल रही है उसमें कुछ दुकानों पर लगातार अनियमितता पाई भी जा रही थी और शिकायतें भी उनकी तरफ से लगातार देखने को मिल रही थी कि नकली मावा लगातार उनका बनाया जा रहा है। तो ऐसे में दुकानों को तो सीज किया ही है, उनके साथ उनका जो माल भी जो बनाया जा रहा था उस माल को भी कहीं ना कहीं सीज करके जब्त किया गया है। तो फिलहाल लगातार कार्रवाई, और कहा भी जा सकता है कि एसडीएम सौरभ ओसवाल ने भी बताया कि एक हफ्ते तक और इस तरीके की कार्रवाइयां चलेंगी। और जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या लोगों से अपील की जा रही है या फिर इन दुकानदारों से अपील की जा रही है किसी तरीके की? बिल्कुल, इस तरीके की मुहिम भी प्रशासन की तरफ से चलाई जा रही है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो भी मिठाइयां आप खा रहे हैं उसका पहले प्रशिक्षण खुद कर लें और उनको जानकारी भी दी जा रही है किस तरीके से मावा का प्रयोग करते हैं। तो मावा को प्रशिक्षण करने के लिए क्या कुछ मानक है उसके बारे में भी लगातार प्रशासन की तरफ से जानकारियां दी जा रही है। तो इस तरीके की कार्रवाइयों के साथ साथ लोगों को जागरूकता का संदेश भी देते नजर आ रही है प्रशासन। जी प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज।